30 तारीख तक मनोहरपुर की असेंबली में अनंतपुर में मेरी जो है वो सभा है, और ये सभा करके फिर मैं जो है पहला राउंड का प्रचार करके वापस झारखंड से निकल जाऊंगा। आप लोगों के लिए, झारखंड के जो लोग हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हमने एक नीति को डिक्लेयर किया है। वो ये नीति है जो झारखंड को समतावादी, सरला झारखंड बनाना चाहती है, विज्ञानवादी, मानवतावादी झारखंड बनाना चाहती है, जोहार झारखंड बनाना चाहती है। ऐसा झारखंड बनाना चाहती है जहाँ कोई विषमता ना हो, गरीबी ना हो, पिछड़ापन ना हो, शोषण ना हो, जहाँ किसी माइनॉरिटीज़ के साथ, मुस्लिम्स हो चाहे क्रिश्चियंस हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ में भेदभाव ना हो, ओबीसी के लोगों को उनका हक मिले, और आदिवासियों की जल जमीन जंगल जो है वो सुरक्षित रहे, उसका वास्तविक जो है अधिकार उन्हें मिले। इस तरह की वास्ट पॉलिसी जो है हम लोगों ने जो है डिक्लेयर की है, और ये पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, ये झारखंड में, वैसे तो और भी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया है, लेकिन ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने वाली एपीआई जो है वो पहली पार्टी है जो पूरे झारखंड को बदलकर जो है झारखंड को एक मानवतावादी, विज्ञानवादी जोहार झारखंड बनाना चाहती है। आप लोगों को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि झारखंड के अंदर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो आई हुई है, ये यहाँ लंबे अरसे तक रहेगी, लंबे अरसे तक आप लोगों की सेवा करेगी, आप लोगों के साथ जो आपकी समस्याएं हैं उस पर काम करेगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि झारखंड में हम इसी बार चुनाव जीत रहे हैं, कुछ सीटों पर जरूर हम चुनाव जीत रहे हैं, और शायद ये भी परिस्थिति आ सकती है कि एपीआई के बगैर झारखंड में कोई सरकार ना बने। इस तरह की भी परिस्थिति जो है वो निर्माण हो सकती है। ये बात मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि 23 तारीख को ये बात जब रिजल्ट निकलेगा तो ये बात लोगों को समझ में आएगी। आप लोगों को मेरी कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। जो बात आप लोगों को मेरी समझने की ज़रूरत है वो यह कि भारत में जब तक नीति के आधार पर राजनीति नहीं होती, जब तक नीति के आधार पर राजनीति नहीं होती, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के आधार पर हम काम नहीं करते, जब तक हम साइंस के आधार पर काम नहीं करते, तब तक के जो है भारत के अंदर और झारखंड के अंदर बदलाव आना मुश्किल होगा। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये इलेक्शन तो लड़ रही है, हम इलेक्शन लड़के जो है झारखंड में भी आगे सरकार बनाना चाह रहे हैं, अभी जीतना चाह रहे हैं। लेकिन सरकार बनाना, जीतना ये किस लिए ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पार्लियामेंट से होता है, वो गवर्नमेंट से होता है, वो सुप्रीम कोर्ट से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन ये पार्लियामेंट से होता है, गवर्नमेंट से होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से होता है, असेंबली से होता है। यदि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबली में ना भेज पाए, यदि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में ना भेज पाए, तो ये जो समस्याएं आज आप देख रहे हैं, आज झारखंड के अंदर जल जमीन जंगल जो है लूटा जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। झारखंड के जो शेड्यूल्ड कास्ट है, जो दलित है, उनकी हालत जो मुझे ध्यान में आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। झारखंड के अंदर में माइनॉरिटीज़ के साथ जो झारखंड में कभी आदिवासी संस्कृति में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद वो भेदभाव हमें बड़े पैमाने पर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। माइनॉरिटीज़ के लोगों को डराया धमका जा रहा है, उनको जो है वो प्रताड़ित करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ का ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको आज तक जो मेरे लिहाज से झारखंड में 40% आरक्षण होना चाहिए था। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ और मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ तो उसमें एपीआई ये पहली पार्टी है जिसने अपने नीति अभिवचन में, ये जो नीति अभिवचन जैसे झारखंड का है वैसे हमने वो नीति अभिवचन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हर जगह घोषित किया था। और उसमें हमने कहा था कि हम
यदि एपीआई की सरकार आती है, एपीआई के एमएलए जीत कर आते हैं, तो हम ओबीसी को 40% आरक्षण जो है वो देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के लॉ को बनाकर इस तरह से ही आरक्षण देंगे कि ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अगर जुडिशियल स्क्रूटिनी में ये जाता है तो वहां पर भी ये स्टैंड होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसको खारिज नहीं कर पाएगा। इस तरह का डेटाबेस, इस तरह का वैलिड लॉ बनाकर हम ओबीसी को 40% आरक्षण देंगे। ये बात हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में कही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि एपीआई की तो सरकार वहां नहीं बनी, लेकिन हमारे नीति के वजह से आज कांग्रेस जैसी पार्टी को मजबूर होकर 27% ओबीसी को आरक्षण करना पड़ा। और कल मैं रांची से आ रहा था तो मैंने देखा कई पार्टियां झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रॉमिस कर रही है, लेकिन मैं उनसे कह रहा हूं कि आप 27 क्यों कर रहे हो? अगर मेरी सरकार बन गई तो मैं ओबीसी को 40% आरक्षण दे सकता हूं, शेड्यूल्ड कास्ट को 12% आरक्षण दे सकता हूं और आदिवासियों को 28% आरक्षण जो है ये झारखंड के अंदर में दिया जा सकता है। ऐसा कानून बनाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी अगर वो कोई केस अगर कंटेंट हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी उसको सही मानेगा। ऐसा लॉ बनाकर जो है ये काम किया जा सकता है, ये मैं कह रहा हूं। साथियों, झारखंड के अंदर या पूरे देश में, क्योंकि झारखंड का चुनाव है इसलिए मैं ज्यादा झारखंड पे अपनी बात को कहूंगा, लेकिन झारखंड के अंदर कुछ बातें करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? एक कि झारखंड का जो बजट है वो बजट आज 125 लाख करोड़ का होना चाहिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि वो बजट अभी भी लाख करोड़ रुपए के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? उसके कुछ कारण हैं। उसका कारण यह है, दो कारण हैं। एक कारण जो टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम में यहाँ बीजेपी की सरकार ने बड़े पैमाने पर जो उद्योगपति है वो उद्योगपतियों को छूट देकर रखी है। आप ये देखते हैं जो बड़ी बड़ी माइन की कंपनी है, बड़ी बड़ी लोहे की कंपनियां हैं जो झारखंड के अंदर में आ रही है, क्योंकि झारखंड ये भारत का सबसे अमीर राज्य है। क्यों अमीर राज्य है? क्योंकि भारत की जो 40% मिनरल वेल्थ है, भारत की, हमारे देश की जो 40% मिनरल वेल्थ है वो झारखंड में है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तीन राज्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर मिनरल वेल्थ में देश में है। लेकिन झारखंड में ये माइंस का ओनरशिप ये गवर्नमेंट का नहीं है। ये माइंस का ओनरशिप, ये माइंस की कॉन्ट्रैक्टरशिप या लोहे की कंपनियां, एल्यूमिनियम की कंपनियां या यूरेनियम की कंपनियां, ये तमाम प्राइवेट लोगों की है। वो उन लोगों की है जो भारत के अंदर में शोषण करके आए हैं। इस झारखंड में बीजेपी सरकार ने 500 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए और लैंड बैंक बनाया। लैंड बैंक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो 500, 550 से ज्यादा है, इसका डेटा अभी ऊपर आ रहा है कि 550 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रघुवीर की सरकार ने, मोदी की सरकार ने झारखंड के अंदर किया और उसमें पूरे झारखंड का मिनरल राइट का अधिकार ये प्राइवेट कंपनियों को यहाँ की बीजेपी की सरकार ने दिया है। अब ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है झारखंड के लोगों के साथ। जो झारखंड, भारत की 40% मिनरल वेल्थ झारखंड में है, उसका अगर यूज देश के लिए होना है तो देश के लिए यूज हो, लेकिन उसका सबसे पहला अधिकार ये झारखंड के लोगों का है। उसका सबसे पहला बेनिफिट ये झारखंड के लोगों को होना चाहिए। और विशेषता, क्योंकि ये जितना मिनरल्स है वो ज्यादातर आदिवासी के लैंड में है और 5th शेड्यूल में आदिवासी के लैंड को प्रोटेक्शन है। ILO कन्वेंशन 169 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007 ये बात कहता है कि आदिवासी यानी एबोरिजिनल ट्राइब्स या इंडिजिनियस पीपल ये उसके मालिक है, तो उसका मालकियाना हक आदिवासियों को मिलना चाहिए। 15, 20, 25% शेयर होल्डिंग ये आदिवासी को मिलना चाहिए।
ये काम भारत में होना चाहिए था, ये काम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों ने करना चाहिए था। ये काम बीजेपी की गवर्नमेंट ना करते हुए 550 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर और लैंड बैंक बनाकर जो जमीन आदिवासियों की जमीन थी, जो ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट की थोड़ी बहुत जमीन थी, उसमें से बहुत सारी जमीन लैंड बैंक बनाकर ये बीजेपी की सरकार जो है अंबानी, अडानी, टाटा और मित्तल जैसी कंपनियों को पूरा झारखंड बेचकर जो है आप लोगों को केवल यहाँ पर लेबर क्लास में रखना चाहती है, श्रमिक वर्ग में रखना चाहती है। आप लोगों के लिए 1 रुपया भी जो है इस पे वो खर्चा नहीं करना चाहती और 100 रुपया ये बड़े बड़े कंपनीज को वो देना चाहती है। इस तरह का पॉलिसी बीजेपी के गवर्नमेंट ने झारखंड में किया है और ये एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर आज भी कोई पार्टीज बड़े पैमाने पर नहीं बोल रही है। कल मैं रांची से आ रहा था तो रांची में मैंने जेएमएम का एक होर्डिंग देखा, हेमंत सोरेन जी का एक होर्डिंग देखा। हेमंत सोरेन जी ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ तक के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट हम केवल झारखंड वासियों को देंगे। मैं हेमंत जी से कहना चाहता हूं कि 25 करोड़ के ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट क्या आप अंबानी अडानी को देने का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है क्या? मैं हेमंत सोरेन जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के लोगों को केवल 25 करोड़ तक का आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो ये तो माइन मिनरल में 25 करोड़ में तो कोई भी मशीनरी भी नहीं लगती, तो उसके आगे का कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलरेडी आप सीक्रेटली अंबानी अडानी को, आप टाटा मित्तल को देने का आपने पहले से फैसला कर लिया है क्या हेमंत जी? जो काम बीजेपी की सरकार ने खुले तौर पर किया, जेएमएम के लोग वो छुपे तौर पर जो है करने का जो है वो कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक सीरियस बात है। ये झारखंड के आदिवासी, मुझे फक्र है इस बात का, मुझे खुशी भी है इस बात की कि झारखंड में और पूरे देश में आदिवासी, ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स सबसे ज्यादा अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया में है और सभी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि एपीआई भारत के लोगों की पार्टी है, वो मानवता की पार्टी है, विज्ञान की पार्टी है, ह्यूमन राइट्स की पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी है। लेकिन आदिवासी लोग जो एपीआई में है और मुझसे जब मिलते हैं, कल भी मैं खूंटी से होते हुए रांची में आया, रांची में मैं लोगों से मिला, काफी लोग मुझसे मिले, इसलिए मुझे कल यहाँ आने में थोड़ा देर हुआ। लोग मुझे कह रहे सर जल जमीन जंगल को बचाना है, तो मैंने उनसे कहा यदि आपको जल जमीन जंगल को बचाना है, यदि ओबीसी को 20% बजट में पैसा देना है, यदि 8% माइनॉरिटीज को बजट में पैसा देना है, यदि शेड्यूल्ड कास्ट को 8-10% बजट में पैसा देना है, यदि रिजर्वेशन 70-75% तक ले जाना है, यदि रिजर्वेशन यानी अफर्मेटिव एक्शन प्राइवेट सेक्टर में भी अगर SC, ST, OBC के लोगों को देना है, माइनॉरिटीज के लोगों को देना है, यदि हर भूमिहीन किसान को 5 एकड़ जमीन यदि देना है, यदि जो घर पुराने हो गए उनको दुरुस्त करने के लिए, रिपेयर करने के लिए 70,000 रुपए की सहयोग राशि देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के 350 स्क्वायर फीट से ज्यादा 500-550 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? मुझे रघुवीर जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है जो उन्होंने कहा पिछले दिनों चुनाव में, उन्होंने कह दिया, शायद नशे में कहा होगा कि हम आदिवासी मुक्त झारखंड बनाएंगे। ये बात जो है रघुवर दास ने कही। मैं बीजेपी के लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, मैं रघुवर दास को चैलेंज कर रहा हूं। कल मैं जाऊंगा जमशेदपुर ईस्ट में, वहां भी चैलेंज करूंगा। आज मैं रामगढ़ से चैलेंज कर रहा हूं। मेरे साथ चंदन कियारी के और बोकारो के और बरकागढ़ के कैंडिडेट है रामगढ़ के साथ में। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप झारखंड को आदिवासी मुक्त झारखंड बनाना चाहते हो, मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, आप एक कदम उठा के दिखाओ, मैं झारखंड को बीजेपी मुक्त झारखंड बनाऊंगा। जैसे छत्तीसगढ़ में आपको हराया वैसे मैं झारखंड में आपको हराऊंगा। और यदि उसके लिए
मेरे को झारखंड में ज्यादा भी आना पड़े तो मैं आऊंगा, और मुझे झारखंड के लोगों पर भरोसा है कि वो मेरी बात को समझेंगे और बीजेपी के कमल को कीचड़ में यहाँ पर जो है वो डुबो देंगे। ये बात का मुझे विश्वास है, और इसलिए मैं बीजेपी के सरकार को, रघुवर को और मोदी को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप ऐसी बात करना छोड़ दीजिए। अदरवाइज महाराष्ट्र से आपकी सरकार गई, गोवा में आपकी सरकार जाने वाली है, और मैं आपको आज ही कह रहा हूँ 23 तारीख के पहले कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो लिख के रख लीजिए, बीजेपी की सरकार ये झारखंड में नहीं बन रही है। ये बात विजय मानकर आपको 20 दिन पहले कह रहा है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, और उस सरकार को हम झारखंड में बनने नहीं देंगे। ये मैं ओपन चैलेंज बीजेपी के लोगों को कह रहा हूं, और उनके साथ जो पार्टियां अंदर से मिली है, आजसू जैसी पार्टी जो अंदर से मिली है, आजसू जैसी पार्टी जो 10-12 सीटों को लड़ते आई है या लड़ना चाहती है, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका पॉलिटिक्स आप झारखंड के अंदर में हम चलने नहीं देंगे। आपको हराने के लिए मैं छत्तीसगढ़ से आगे झारखंड में आया हूं और पूरे देश में जाऊंगा और बीजेपी को हराऊंगा, क्योंकि यदि बीजेपी रहेगी तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है नहीं, मोदी है तो मुश्किल है, मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है तो सत्यानाश है। इसलिए मोदी को हटाना होगा, रघुवर को हटाना होगा, बीजेपी को हटाना होगा। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई, पंजाब से इसकी शुरुआत हुई। महाराष्ट्र में 30 साल जो शिवसेना बीजेपी के साथ रही, वो शिवसेना को जब उन्होंने कहा कि 2.5 साल मुख्यमंत्री दे दो, तो बीजेपी कहती है कि आप चाहे जो मांग लो, लेकिन हम आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे सकते, आपको इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं दे सकते, आपका वोट तो ले सकते हैं, आपके खंबे पे बैठ के सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन आपको सत्ता में हम भागीदारी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि सारा पैसा हमको खा जाना है, अंबानी अडानी को ट्रांसफर करना है, और यदि हमारा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमारा वित्त मंत्री नहीं रहेगा, हमारा गृह मंत्री नहीं रहेगा, हमारा उद्योग मंत्री नहीं रहेगा, तो फिर ये पैसा हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो शिवसेना जैसी पार्टी को जो 30 साल बीजेपी जिस शिवसेना के वजह से महाराष्ट्र में आई, उस शिवसेना को बीजेपी ने धोखा दिया। तो आज महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसी पटकनी दी है कि अब 15 साल बीजेपी महाराष्ट्र से आउट हो गई है। ऐसी पटकनी अब झारखंड में देने का समय आ गया है। यदि झारखंड में बीजेपी को हमने आउट कर दिया तो आगे क्या होगा ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। क्या कहना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं? गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। तो मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, फेक इन इंडिया। ये जो हमारे मोदी जी है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये अभी मैं इनको क्या कहूं, कहना ठीक नहीं, पब्लिक सभा है, लेकिन मैं बार बार कहा यार इस आदमी की डिग्री चेक करो, इस आदमी की डिग्री चेक करो। वे 2 लोगों को बोलते रहे, एक राहुल गांधी को भी बोला कि इनकी डिग्री चेक करो, तो राहुल तो बेचारा पीछे चले गया। उनको समझ में आ गया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई करके आता हूं, तो 2-3 साल के लिए राहुल गांधी शायद पीछे रहेंगे, फिर 2024 में आएंगे, पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी बात है। लेकिन मोदी जी बगैर डिग्री के, बगैर पढ़ाई लिखाई के, ये आदमी ने आज देश को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया ये मैं बताता हूं आप लोगों को। और मैं सिर्फ बीजेपी को बोलने के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूं। हमको बीजेपी से मकसद नहीं है, वो हारती है जीतती है, इससे हमें मकसद नहीं है। हमें मकसद है देश के लोगों से, हमें मकसद है देश से, हमें मकसद है झारखंड के लोगों से, हमें मकसद है झारखंड से। और इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं पहला लीडर हूँ देश का। जब मोदी जी आए और मोदी जी ने 2016 में एक बहुत बड़ा गलत आर्थिक निर्णय किया। क्या गलत आर्थिक निर्णय किया? गलत आर्थिक निर्णय किया कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया। He did demonetization in a way which was not done in the world any time, anywhere, by any government or any finance minister of the world. मोदी जी ने
डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी कर दी। नोटबंदी रातों रात कर दी। कहीं पर भी दुनिया की किसी भी सरकार ने, किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कभी भी इस तरह की नोटबंदी नहीं की, क्योंकि ऐसे नोटबंदी करने से कैश आपका निकल जाता है। बिजनेस, छोटे बड़े उद्योग और किसान, ट्रेडिंग और जो नागरिक है वो जो खुद का खर्चा करते हैं वो अफेक्ट होता है। उससे आपकी ग्रोथ टूट जाती है, ग्रोथ पीछे चले जाती है। मैं 10 दिन के अंदर 2016 में नवंबर में पहला लीडर हूं इस बात को कहने वाला कि ये जो डिमोनेटाइजेशन मोदी सरकार ने किया है, नोटबंदी की है, इसके वजह से भारत का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये 3% चले जाएगा। ये बात मैंने 2016 में कही थी, नवंबर में, 10 दिन के भीतर, और मेरी भविष्यवाणी सही हुई। आज क्या रिपोर्ट्स कह रही है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो, एनएसएसओ की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के इंडिकेटर्स हो, फिच की रिपोर्ट हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर की रिपोर्ट हो, सारी की सारी रिपोर्ट्स इस बात को कह रही है, किस बात को कह रही है कि भारत का जीडीपी ये आज 5% से अंदर 4.5% पर आ गया। जब हम 8% से बढ़ रहे थे, उसके नीचे आते आते आज 4.5% पर हमारे देश का जीडीपी आ गया है। शायद आपको ये परसेंटेज का आंकड़ा नहीं समझे तो आपको सरल करके बता देता हूं। क्या सरल करके बताता हूं? हमारे देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जो पैसा तमाम सेवाओं से और सामान से भारत में निर्माण होता है, वो 204 लाख करोड़ है। आज नॉमिनल प्राइसेस में 204 लाख करोड़ है। यदि बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, यदि नोटबंदी और गलत जीएसटी और बैंकिंग घोटाला, जो बैंक का पैसा लूट लूट लेकर चले गए, और एनएफबीएससी क्राइसिस, अगर ये 4 चीजें नहीं करती, नहीं होने देती, तो आज भारत में 18 लाख करोड़ रुपया ज्यादा होता। 18 लाख करोड़ रुपया ज्यादा होता, यानी आज भारत का जीडीपी 204 लाख करोड़ नहीं, 222 लाख करोड़ रुपया होता था। 222 लाख करोड़ रुपया होता था। 2 रिपोर्ट्स बड़ी महत्वपूर्ण है जो कह रही है। सरकार कहती है, क्या कहती है सरकार? सरकार कहती है हमारे पास में आपके गांव के स्कूल चलाने के लिए बजट में पैसा नहीं, आपके अस्पताल के लिए हमारे पास में पैसा नहीं। परमिशन कितने बजे तक है ऑफिशियली? 4 बजे तक। ठीक है, तो मेरे पास 20 मिनट है, मैं खत्म करूंगा 20 मिनट में। वो कहती है हमारे पास में स्कूल के लिए पैसा नहीं, आपके लिए खेती को देने के लिए पैसा नहीं, बिजली के पैसे नहीं, इरिगेशन का पैसा नहीं, हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं, आपको जो है, हमको अगर लोन चाहिए तो लोन आपको 5 लाख 10 लाख के ऊपर देने के लिए पैसा नहीं। सरकारें इस तरह की बात करती है। सरकारें ये कहती है कि भाई हमारे पास में आपके लिए बजट में पैसा नहीं है। 2 डेटा है, 2 डेटा के ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। लोग कहते हैं कि भारत में पैसा नहीं है, भारत में गरीबी है। मैं पहला लीडर हूं इस बात को कहने वाला। इंडिया इज नॉट अ रिच, इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। India is a rich country with poor people. India is not a poor country. India is a rich country with poor people. भारत गरीब देश नहीं, भारत अमीर देश है, लेकिन यहाँ पर लोगों को गरीब रखा गया है। यहाँ भारत में लोगों को गरीब रखा गया है। कैसे गरीब रखा गया है? 2 डेटा मैं आपको देता हूं, और ये डेटा देश का दे रहा हूं, झारखंड के लेवल पर आप इसको समझ सकते हैं। क्या डेटा है? डेटा है कि भारत में जो आप जिसे काला धन कहते हैं, क्या कहते हैं? काला धन कहते हैं, जिसको अनअकाउंटेड मनी या इलिसिट इकोनॉमी बोला जाता है, वो भारत में कितना है? आप यदि सोचेंगे, ये पार्टियां है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अभी दूसरी पार्टियां भी है। आप देखते हैं हेलीकॉप्टर उड़ता है, आपको 100-200 रुपया देते हैं,
आपको सामान देते हैं, आपका वोट लेना चाहता है, आप भी 100 रुपया 200 रुपया लेकर जो है वो वोट दे देते हैं, और वो वोट दे देने के बाद में जो है वो आप जो है ये सोचते हैं कि भाई नहीं, हमारा को तो 100-200 रुपये मिल गया, हमारा काम हो गया, हमारी 1 दिन की 2 दिन की रोजी रोटी चल गई, और सरकार जिसकी बनी है बनी। क्या आप जानते हैं भारत में कितना इलीगल मनी है, कितना ब्लैक मनी है? भारत में एक स्टैंडर्ड एस्टिमेट के हिसाब से भारत के टोटल जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 62% ये ब्लैक इकोनॉमी है। 62%। अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर दूं तो 204 लाख करोड़ में लगभग 125 लाख करोड़ रुपया ये भारत में ब्लैक इकोनॉमी है। एक स्टडी हुआ, क्या स्टडी हुआ? ये कांग्रेस के लोग भी नाक बड़ा बड़ा करके बहुत बात करते हैं। ये बीजेपी की जूनियर टीम अभी हो गई, पहले ये सीनियर टीम थी। ये 70 के दशक में जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी तो एक स्टडी हुआ। क्या स्टडी हुआ? 70 के दशक से यदि जो काला पैसा भारत में बन रहा था उसको रोका गया होता तो भारत की अर्थव्यवस्था आज कहां होती? आज भारत की अर्थव्यवस्था कहां होती? तो एक डेटा आया। क्या डेटा आया? कि भारत की अर्थव्यवस्था यदि 1970 के दशक से काले धन को अगर रोका गया होता तो आज हम अमेरिका के बराबर हमारे पास पैसा होता। अमेरिका के बराबर। आप कहते हैं अमेरिका के बराबर क्या है? हमारी इकोनॉमी 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। अमेरिका की इकोनॉमी 20 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना की इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा है। अभी आपको ये डॉलर्स में बोल रहा हूँ, ट्रिलियंस में बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। छोटी बात बोल देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। आज आपके पास हर महीने में हर भारतीय के पास लगभग एवरेज निकाला जाए तो 11,500 रुपया है हर महीने में। 11,500 रुपया है एवरेज हर भारतीय के पास। यदि 1970 के दशक से यदि काली अर्थव्यवस्था को रोका गया होता तो आज हर भारतीय के पास लगभग हर महीने में 1 लाख रुपया होता था। लगभग हर भारतीय के पास। यानी आपके परिवार में यदि 4 लोग हैं तो कमाने वाले यदि 4 लोग हैं या नहीं भी कमाने वाले हैं तो हर भारतीय के पास हर महीने में 1 लाख रुपया होता था। साल में 12 लाख रुपया होता था। आज वो भारतीयों के पास केवल जो है 11,500 रुपया हर महीना है, और इसके वजह से भारत में गरीबी है। भारत के 1% लोगों के पास 80% से ज्यादा संपत्ति हो गई है, 45% से ज्यादा इनकम हो गई है, और ये सरकारें कहती है कि हमारे पास बजट में पैसा नहीं है। झारखंड में 85,000 करोड़ रुपया कर्जा किया, वो कर्जा आपको हमें देना है। झारखंड का जो बजट 1.25 लाख करोड़ का होना चाहिए था वो अभी भी 1 लाख करोड़ से कम है। ये 30,000 करोड़ रुपए का टैक्स कितने सालों से ये रघुवर गवर्नमेंट ने 5 सालों तक 30,000 करोड़ के लगभग टैक्स को यहाँ पर छोड़ दिया, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया 5 साल में तो सीधे सीधे जो है वो बड़े उद्योगपतियों के लिए छोड़ दिया। जो पैसा किसानों के लिए आना चाहिए था, जो पैसा हॉस्पिटल्स में आना चाहिए था, स्कूलों में आना चाहिए था, आपको जमीन देने के काम में आना चाहिए था, आपको लोन देने के काम में आना चाहिए था, आपको यहाँ का मालिक बनाने के काम में आना चाहिए था, वो पैसा बीजेपी की सरकार ने, रघुवर की सरकार ने बड़ी कंपनियों को दे दिया। और अब यदि बीजेपी की सरकार फिर से गलती से यदि झारखंड में आती है तो आपके जो 550 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करके जितनी आदिवासी की जमीन है और लैंड बैंक बना के ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज की जिस जमीन को इन्होंने चिन्हांकित करके रखा है वो
अंबानी, अडानी, टाटा और मित्तल की कंपनियों को देने का प्लानिंग इस रघुवीर की सरकार का है। और इस काम को यदि रोकना है तो ये काम जेएमएम नहीं कर सकती, ये काम जेवीएम नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि वो लीडर थोड़े अच्छे हो लेकिन उनको नॉलेज की कमी है। किस चीज की कमी है? नॉलेज की कमी है। मैं ये नहीं कहूंगा दिमाग की कमी है, पढ़ाई लिखाई करते तो उनको भी आ सकता है क्योंकि ब्रेन उनको भी है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, वो लोग गलत कामों में लगे रहे। और इसलिए यदि झारखंड को बचाना है, जल जमीन जंगल को बचाना है, गरीबी को समाप्त करना है, पिछड़ेपन को समाप्त करना है, हर किसान को खुशहाल यदि करना है, माइन के हर वर्कर को खुशहाल करना है और इसकी मालिकियत यदि मिलाना है, तो आपको एपीआई को इस असेंबली के इलेक्शन में जिताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये काम आपको झारखंड के अंदर में करना होगा और अगर ये काम आप झारखंड के अंदर कर सके तो मैं आपसे कमिट करता हूं कि आप मुझे 2 एमएलए दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, और अगर 5 नहीं दे सकते तो एक काम करो, 1 ही एमएलए दे दो और फिर देखो कि मैं जो लोगों की भी सरकार बनती है झारखंड में उनको जितना डांस आदिवासियों का होगा और भी जो लोकल डांस होगा वो सब डांस मैं उन लोगों को यहाँ झारखंड के अंदर में कराता हूँ। ये बात मैं आप लोगों से ओपनली कह रहा हूँ। इस काम को करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। अब इसके बाद झारखंड में कोई दलित के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, कोई मुस्लिम्स के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं करेगा, कोई ओबीसी के हक को जो है इस झारखंड के अंदर में जो है वो नहीं मारेगा और जल जमीन जंगल को इस झारखंड में हम आदिवासियों के लूटने नहीं देंगे। ये काम करने के लिए एपीआई यहाँ पर आई है और इस काम का रास्ता पॉलिटिक्स से खुलता है, असेंबली से खुलता है, गवर्नमेंट से खुलता है। और दूसरा एक काम हमें करना होगा, जिस बात पर मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहते रहा हूं कि ये 4 बिल मैंने भारत की संसद को बना कर दिए। अभी मैं संसद नहीं गया, मैं पार्टी को पूरे देश में बड़ा करने में मेरा समय दिया। 2019 में मैं जानबूझकर चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि एपीआई पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बने, अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बने, वो काम करने में हम सफल हो गए हैं। अब 2019 के बाद 24 में मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे। लेकिन जब हम पार्लियामेंट जाएंगे तब तो हम जाएंगे, लेकिन ये 4 बिल जो मैंने संसद को दिए, क्या वो 4 बिल है? 2 बिल है मानव अधिकारों के, 2 बिल है आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स के। ये चारों बिलों को हम भारत के संविधान में लाना चाहते हैं ताकि भारत का संविधान और अच्छा हो सके। ये काम मुझे करना है और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि झारखंड में हम ये इलेक्शन को जीते, 4-5 एमएलए हम लोग जीते, ताकि वो शक्ति मुझे प्रदान हो कि जो मैं जल जमीन जंगल को बचाना चाहता हूँ, जो आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना चाहता हूँ, जो हर भारतीयों को मानव अधिकार दिलाना चाहता हूँ, हर भारतीयों की गरिमा, अधिकार और विकास को सुनिश्चित करना चाहता हूँ, इसकी शक्ति मुझे मिले। इसके लिए मैं झारखंड इलेक्शन में 4 दिन आप लोगों के बीच में हूँ। अपनी बात को मैं स्टेजेस में कहूँगा। कल खूंटी की सभा करके आज मैं रामगढ़ की सभा में आया और बहुत सारे लोग आप मुझे सुन रहे हैं अपने अपने घरों से, मैं ये देख रहा हूँ, तो मेरा संदेश जरूर जो है लोगों के बीच में जाएगा। लोग ग्राउंड के कॉर्नर में खड़े होकर मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए वो लोगों को YouTube से मेरी बात जो है वो पहुंच जाएगी। ये मेरे साथी लोग जो है, ये लोग मुझे पूरे इंडिया और वर्ल्ड में पहुंचा देते हैं और मैं जरूर जानता हूं कि आपके कानों में वो आवाज देरी से आएगी, लेकिन रघुवर के कानों में वो आवाज ऑलरेडी पहुंच गई है। क्योंकि कल जब खूंटी में मैं भाषण दे रहा था तो पूरा हेलीकॉप्टर जो है मेरा सर्वे करके गया है कल खूंटी की सभा में। उसका यदि वीडियो इनके पास होगा तो ये दिखा पाएंगे, या उस सभा में आपको आवाज दिखेगा हेलीकॉप्टर का। तो मेरी आवाज रघुवीर के कानों में पहुंच गई है, मोदी के कानों में पहुंच गई है और मेरी बात की समझदारी हेमंत सोरेन जी के माइंड में पहुंच गई है, बाकी लोगों के माइंड में पहुंच रही है कि झारखंड में करना क्या है। अब झारखंड का पॉलिटिक्स चेंज होगा,
उस पॉलिटिक्स को हम चेंज करेंगे। और पॉलिटिक्स केवल चेंज नहीं होगा, यहाँ की व्यवस्था को हम चेंज करेंगे, यहाँ की नीति को हम चेंज करेंगे, आपके जीवन को हम सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। ये काम करने के लिए मैं आया हूँ। अपनी बातों को मैं 3 तारीख तक मनोहरपुर तक अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लेवल से बोलूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, ये नहीं सोचना है कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं। आपको ये सोचना है कि हम अपना वोट नीतियों के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट, ये जो नीति हमने डिक्लेयर की है, इस नीति के लिए हम अपना वोट डाल रहे हैं। हम अपना वोट समताशील सरना झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट प्रगतिशील पर्यावरण प्रवण झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट विज्ञानशील मानवतावादी विज्ञानवादी झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट जोहार झारखंड के लिए डाल रहे हैं। हम अपना वोट SC ST OBC माइनॉरिटीज, किसान, श्रमिक, मजदूर, कर्मचारी, ये तमाम लोगों का जीवन, महिलाएं, पुरुष, युवा, इन लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए वोट डाल रहे हैं। और इसलिए आने वाली 7 तारीख को आप लोगों को कोर्ट के ऊपर में वोट करना है। इस बात को आप ध्यान देंगे और ये नीति को आप जो है सफल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ये नीति बहुत वास्ट है, इसको एक स्पीच में जितना जरूरी था मैंने आप लोगों के बीच में रखा। और मैं समझता हूँ कि ये नीति अगर झारखंड में लागू होती है तो सारे लोगों का डेवलपमेंट हो सकता है और झारखंड के लोग सही मायने में झारखंड के मालिक बन सकते हैं, उनका डेवलपमेंट हो सकता है। आप कोर्ट की निशानी पर जो है 7 तारीख को सारे लोग जो है वो बटन दबाएंगे और बड़े पैमाने पर API को जो है वो सफल बनाएंगे। ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। सिर्फ जाने के पहले हमने इस नीति में और एक बात डिक्लेयर की है कि हमारी सरकार यदि बनती है या हमारे MLA भी जीतते हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि भारत सरकार को हम रिकमेंडेशन भेजेंगे कि बिरसा मुंडा जी को और जयपाल सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड किया जाए। जयपाल सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड किया जाए। ये भी एक बात इस नीति में है। मैं समझता हूँ कि इन बातों को आप अच्छे से समझेंगे और 7 तारीख को कोर्ट की निशानी को ध्यान में रखकर उस पर बटन दबाएंगे और सुबह 7 बजे से ही आप अपना वोटिंग जो भी समय है पहले 3-4 घंटे में ज्यादा करें और बाकी लोगों को आप विनती करें वोट करने के लिए। कोई अपने वोट को ना बेचे। शराब हो, पैसा हो, सामान हो, कोई और प्रलोभन हो, जाति हो, धर्म हो, इसके प्रलोभन में जाकर वोट ना करे। संविधान को ध्यान में रखे, मानव अधिकार को ध्यान में रखे, विज्ञान को ध्यान में रखे, मानवता को ध्यान में रखे और इस नीति को ध्यान में रखकर आप वोट करें। ऐसी बात कहते हुए कि आप लोगों को अमित कुमार जी रामगढ़ विधानसभा, खड़े हो जाइए प्लीज। अमित कुमार जी रामगढ़ विधानसभा जो है ये हमारे कैंडिडेट है ऑफिशियल। मुनेश्वर प्रामाणिक जी बड़कागांव विधानसभा जो हमारे जो है वो कैंडिडेट है। हमीद हसन जी बोकारो विधानसभा से हमारे कैंडिडेट है। हरेंद्र कुमार जी चंदन क्यारी विधानसभा से हमारी कैंडिडेट है और श्रीमती जानकी देवी जी जो है शायद वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाई, लेकिन वो गरिमा में था, गरिया विधानसभा से हमारी कैंडिडेट, झरिया विधानसभा से हमारी कैंडिडेट है। तो पूरे झारखंड में हमारे 40% के आसपास कैंडिडेट है। आप यदि 5-7 कैंडिडेट भी जिता देते हैं तो API के बगैर सरकार झारखंड में नहीं बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझकर इनको वोट करें। आप हाथ खड़ा करके अभिवादन कीजिए, सब लोगों को हाथ दिखाइए, ये कीजिए और जो है आप 7 तारीख को इन्हें विजय बनाइए। धन्यवाद। जय जोहार, जय भीम, मोद वेड़ची भारत।